अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल। काफ़ी दिन के बाद नासिर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज दी हैं जी। ये जो जूनियर जजेज़ हैं, इनके हवाले से अब तक कितनी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं और उन अपॉइंटमेंट्स की वजह से क्या कुछ हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ हैं जनाब हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब से भी गुफ्तगू होगी कि कल जब लाहौर हाई कोर्ट की चौथे नंबर पे जज जस्टिस आयशा मलिक का मामला सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के कमीशन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आएगा, तो उस पे क्या होगा, और इस हवाले से वकला के एहतजाज में क्या कुछ होने की तवक्को है। ये बड़े ही कम वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जजेस की किसी जज की तकर्री हो और वकला बरादरी उसके मुखालिफ हो और एहतजाज कर रही हो। तो हसनात मलिक साहब, कल क्या होने जा रहा है जी? कयूम साहब, जो हमारी वकला से बात हुई है, बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क से वकील आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव तकरीबन 20 से ज़ायद लोग जो हैं कराची से आएंगे, 30 भी हो सकते हैं। 6 बसें, मुझे एक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर कह रहे थे कि जी वो मुल्तान से 6 बसें आएंगी। और KP में, क्योंकि KP में इस वक्त क़यादत है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के खुशदिल खान, उनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी वहाँ से हैं। वो जो जजेस की तकर्री का, इसमें छोटे सूबों के जो वकील हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक सख्त स्टांस लिया हुआ है और कल बैनर भी लग रहे हैं और ऐसी बातें भी हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि जस्टिस आयशा के हवाले से तो मे भी ना हो कोई ज़्यादा, लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनके हवाले से ये उनके जो बनाया जा रहा है कि जी गुलजार साहब को जो हामिद खान साहब ने बात की, बड़ी सख्त बात की, वो हम रिपीट नहीं कर सकते। फिर जो बंदयाल साहब के बारे में ये आ रहा है कि जी सारी तैयारी वो कुरेटिव रिव्यू की करा रहे हैं, कि बंदे वो ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो कुरेटिव रिव्यू है जो जस्टिस काजी फैसल केस में, उसमें नंबर पूरे हो जाए। और उसमें ये बात अब हो रही है, तो ये इस वजह से वकील जो है टारगेट, मेरा ख्याल है वो होगा कि कुरेटिव रिव्यू आया जा रहा है, जस्टिस काजी फैसल को अभी भी उसको टारगेट किया जा रहा है। और हुकूमत भी जो है वो, उनका एक हुकूमत का एक सेक्शन जो है वो भी तैयारी में मबन। इस वक्त हुकूमत की एक सेक्शन और जुडिशरी का एक सेक्शन, वो बहुत से मामलात में वो एक पेज पे कोइंसिडेंटली कहें या वो एक पेज पे आ रहा है। तो उनमें मेरा ख्याल है कि ये जो वकीलों का ये पूरा प्रोटेस्ट है, ये मेरा ख्याल है रेड जोन भी बंद होगा, पार्किंग भी बंद होगी, दाखिले बंद कर देंगे ये। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जस्टिस आयशा का हवाले से बाकी जो जुडिशल कमीशन में लग ये रहा है कि थोड़ी मुश्किलात आई हैं जस्टिस मुशीर आलम साहब की रिटायरमेंट के बाद। अब वो तो यही था ना कि उनका वो माजरत के साथ, मतलब वो कमिश्नर वाला स्टाइल के भाई साइन कर देते जी, मतलब उन्होंने तो कभी, सीधी बात है, जूनियर जज ने भी उनको कहा कि जी ये कर दें। काजी फैसल साहब ने कहा कि फैज़ाबाद धरना जजमेंट लिखनी है, तो उन्होंने ये कर दी। किसी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के हक में भी करना है, तो वो भी साइन कर दी। तो मसला ये है कि, और एक उन्होंने जजमेंट दी है जिसमें 16,000 मुलाजमीन को उन्होंने फारिग की है। तो ये अब ऐसा ऐसा उनका पोस्टमार्टम जब रिटायर होता है बंदा तो हो जाता है ना, फिर वो फैक्ट चीज़ें आ जाती। तो अब मसला ये है कि जैसे सरदार तारिक हैं, सरदार तारिक साहब, आपको पता है कि ये वो जज थे जिन्होंने जस्टिस काजी फैसल केस में जब इतराज़ लगा कि दो जजेस, तो उनमें से एक जज तो आर्गूमेंट कर रहे थे कि जी ये तो किसी जज का राइट होता है कि वो करे। जज जस्टिस एजाजुल एहसन जी, लेकिन सरदार तारिक साहब खामोशी से, उन्होंने, मैं उस वक्त बैठा था तो उन्होंने कहा जी मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं इस बेंच के अंदर आऊँ, मैं तो रिक्यूज़ करना चाहता हूँ। सरदार तारिक साहब पे मेरा ख्याल है कि जो इतलात भी हैं कि सरदार तारिक साहब जो हैं वो अभी तक मान नहीं रहे। आज की ये शाम तक की इतला ये है कि वो उनकी कोई रिजर्वेशन है, और मे भी ये भी हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए मामला, लेकिन रात को मे भी सरदार तारिक साहब को कन्विंस कर लिया जाए। लेकिन कयूम साहब, बात ये है कि जुडिशल कमीशन ने चाहे वो सियासत की या चाहे वो कहा कि पहली खातून जज आ रही है, लेकिन अब मुझे ये भी है कि जी एक दुख होगा कि एक खातून जज को अगर इस तरीके से उनका मामला पोस्टपोन हो जाता है, तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बड़ा ये कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सियासत पहले बड़े में जंगे जान रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन के अंदर, क्योंकि पिछली 2 तकर्रियों के अंदर हमने देखा 5-4 चलता रहा,
जस्टिस काजी फैज़ी साहब वो तो अपनी अहलिया के इलाज और उस सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। अच्छा, उनकी जगह तो कोई नहीं आएगा। अगर वो नहीं है तो फिर क्या कोई और जज उसमें आता है, ऐड होता है, या वो नहीं है तो उनकी जगह कोई नहीं आएगा मेंबर? क्योंकि जो जेसीपी की जो हैयत है तो उसमें जो है वो 9 अरकान हैं, 9 में से 8 की अब जो है ना, अगर जस्टिस काजी फैज़ी नहीं है तो 8 हैं, क्योंकि मुशीर आलम साहब के रिटायर होने के बाद सरदार तारिक उसमें आ गया। काजी साहब नहीं है, अब होगी 8। 8 में आपको क्या पोजीशन लगती है? हुकूमत या एक तरफ जो 5 वाली अक्सरियत है वो इसलिए थी क्योंकि मुशीर आलम साहब नहीं थे, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए क़य्यूम साहब, ये तो तय है कि स्मूथ सेलिंग नहीं होनी, क्योंकि लॉयर्स का भी प्रेशर है। और जो आपने बात की ना 8, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज़ी साहब अगर ना भी जाते तो वो शायद रिक्यूज़ करते, क्योंकि जो जस्टिस आयशा है उनके चैम्बर में काम कर चुकी हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनकी पार्टनर रही हैं, पार्टनर, हाँ। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आ सकता था। तो मेरा ये ख्याल था कि वो वैसे पहले भी अगर होते तो ना होते, लेकिन बहरहाल स्मूथ सेलिंग तो नहीं है। और लेकिन बात वही है कि कैच 22 क्या वो जो होता है उस वो वाली सिचुएशन है। अगर वो इग्नोर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम नहीं एलिवेट करते, तो फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई खातून जज नहीं आई, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। और इसमें दूसरी बात ये होगी कि जो इसको अपोज़ करेगा वो सारी ज़िंदगी फिर नज़र भी आएगा कि इन साहब ने अपोज़ किया था। ठीक है, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। और अगर डेफ़र भी करना बड़ा मुश्किल होगा, ये मेरा ख्याल है कि डेफ़र करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ये बात जो वाइब्स आ रही हैं वो यही है कि कोशिश होगी कि डेफ़र ही की जाए। सजेशंस आएंगी कि डेफ़र, अभी मामला चूँकि लॉयर्स भी बाहर नारे लगा रहे हैं और जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब के इशू पे हुआ था कि एक मरतबा वो किया, लेकिन फिर उसके बाद जेसीपी की मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जेसीपी के इख्तियारात क्या अब हम दबाव के तहत फैसले करेंगे? ये भी तो एक सवाल है ना। बिल्कुल, मेरा देखें बात तो ये है कि ये तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या हम दबाव के तहत फैसले करेंगे, लेकिन बात तो ये है ना कि दूसरे जजेस का तो आप नहीं कह सकते, दूसरे मेंबर्स के बारे में तो नहीं कह सकते कि वो क्या आया दबाव में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बार का तो बहरहाल एक प्रेशर होता है। लेकिन एक मैं छोटी सी बात, कल आपको समा क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए वो लॉयर्स बाहर तकरीरें करेंगे और पता नहीं कैसी कैसी वो जुमले भी कैसे, और वो बैनर्स भी लिख के लाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। भर्ती वाला बैनर भी सुना तैयार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बैनर बड़े तैयार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मैं वही कह रहा हूँ, अटैक मामला सिर्फ वही कह रहा हूँ कि जस्टिस ये मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अब जस्टिस आयशा का मामला है। असल में ये है कि जी इसको वो कि जी ये गुलजार साहब के दौर में केसेस नहीं लगे, शौकत सदीकी साहब का केस है और एस्टेब्लिशमेंट को बड़े रिलीफ मिलते हैं उनकी चीज़ें, तो ये वो प्रेशर मेरे ख्याल है उस पर ज़्यादा आएगा, मुझे ये लग रहा है। तो ये लॉयर कम्युनिटी प्लॉटों के वाले से कोई तनकीद नहीं करी, उसकी वजह ये है कि उनको खुद भी उनके सुप्रीम कोर्ट उनके अपने भी तो वो केस वो इन्वॉल्व है ना। नाज़िर साहब वैसे 3 प्लॉट नहीं क़य्यूम साहब, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि चलो एक अच्छा कितने प्लॉट को अच्छा समझते हैं आप? देखो मैं देखिए बात सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाईएस्ट एशेलॉन है, टॉप जुडिशरी है, आपके सामने उनमें से कोई भी बंदा कोई केस लेके आ सकता है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो जाएगा। और अगर आप कितने जजेस कहेंगे कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मेरा मतलब है कि किसी किस्म की भी उंगली नहीं उठनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ये हर किस्म के धब्बे से पाक होनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। तो आप देखें जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने एक एग्जांपल, सफ़ेद बिल्डिंग के ऊपर धब्बा लगा हुआ भी अच्छा नहीं लगता ना, ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। और जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने जब एक एग्जांपल सेट कर दी है, उन्होंने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं प्लॉट भी नहीं लूँगा। और एक दफ़ा तो मुझे याद है कि उन्होंने मतलब कुछ और भी जजेस हैं, तो ये और कौन से हैं? देखिए जिन्होंने प्लाट नहीं लिए अभी उनकी मतलब यही आ रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याहिया अफरीदी, अब इस कोऑपरेटिव वाले में जैसे मुनीब अख्तर का भी नहीं थी, मतलब जो मतियुल्लाह जान साहब की खबर थी उसमें उनका जज ही नहीं थे। नहीं, ये तो अभी उनके बाद जो जूनियर आए उन्होंने ले लिए। तो वो मेरा ख्याल है कि मुनीब अख्तर साहब का भी नहीं उसमें जो है वो बताया नहीं गया कि वो है,
मामला। बाकी जो मामला है कयूम साहब वो ये है कि एक बात और हो रही है कि इसमें जस्टिस आयशा मलिक का एक केस है, उसमें कोई जजमेंट दी है इजाजुल एहसन साहब की। वो वाइस चांसलर फैसलाबाद, उसमें वकील पेश हो रहे थे बिलाल मंटो साहब, हाँ। और सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी काफ़ी तलब कलामी। और बिलाल मंटो वर्कर पार्टी, ये मतलब ये वर्कर पार्टी के हैं। वहाँ मैंने देखा है कि वर्कर पार्टी के वकील भी काफ़ी एक्टिव हैं कि देखें जी ये जजमेंट है, इसमें उनके ख़िलाफ़ स्ट्रक्चर पास हुआ है। और मज़े की बात है कि वर्कर पार्टी के सेक्रेटरी हैं अख्तर हुसैन साहब, सेक्रेटरी ये जो उनकी पार्टी है उसके सेक्रेटरी हैं, मतलब जुडिशल कमीशन के पाकिस्तान बार काउंसिल के जी जी। मेंबर हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो कि उनकी इस तरह की कोई चीज़ ना आए जिससे कोई मैं वही कह रहा हूँ कि जो जुडिशल कमीशन ने चाहे वो जो भी बनाया कि नहीं, प्लान ये तो- बनाया, ये तो होता है देखिए, हसनात ये साहब, कयूम जैसे साहब- कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात आई थी, तो उस वक्त भी जो है वो जस्टिस काजी फैसा ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की, वो नाज़िर साहब आपको याद है कलरेबल एक्सरसाइज वाली, उसका हवाला दिया था। बहरहाल लेकिन वो ये तो देखें- स्क्रूटनी देखें, तो होती है ना। कयूम साहब ये वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, उस पर तो नहीं जाना चाहिए ना कि देखें हर जज के पीछे उसके अच्छे फैसले भी और उसके बुरे फैसले भी। अगर आप जी फलां जज का फैसला जो है ना वो हमारे खिलाफ था तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं क्यूरेटिव जजमेंट के वाले से एक छोटी सी बात करना चाहता जो उसका क्यूरेटिव रिव्यू, हाँ, अभी जो- जजमेंट आई नहीं है, हाँ, आपने दे दी है। वो मैंने आज लॉ मिनिस्टर साहब से भी पूछा था कि क्यूरेटिव रिव्यू के लिए आप लोग कोई अर्ली एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो मैंने इधर उधर से बात की कि इन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट के वो वन पेज पे, मेरा नहीं ख्याल वो वन पेज पे क्यूरेटिव रिव्यू पे के में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो इसके हक में नहीं है। नहीं एक सेक्शन में कह रहा हूँ ना, मैं तो एक सेक्शन कह रहा हूँ, वो एक सेक्शन नहीं है। मतलब वाज़ेह बात है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है इसमें ऑन बोर्ड अभी तक क्यूरेटिव रिव्यू इवन कापी नहीं मिल रही। ओ भाई वो दिखा नहीं, कापी तो मिली थी हसनात साहब, छोड़ दें, रहने दें, कॉपी उसके का तो बाद है, वो मैं छोड़ें। की गल्ला नहीं, करें फिर लेकिन मैं फिर तुझे अटॉर्नी नाराज जनरल हो ऑफिस की जाओगे। बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफिस तो एक ब्रिज है ना बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफिस तो उनको एक सैनिटी की बात करता है, कहता है कि मत करें इसको, लेकिन लेकिन डिटेल जजमेंट पे सारा डिपेंड है। अगर उसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ वैसे जाएगी, क्यों नहीं मकबूल बाकिर साहब अभी तक लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई खास वजह ये है? तो डिले बहुत लेकिन ज़्यादा हो गया है। 5 महीने तो 19 जून के बाद मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ने भी अक्टूबर में दी थी, हाँ, 6 और महीने इतनी उस दिन जल्दी थी कि वो जो मिनॉरिटी वाले जज थे कि साथ उनकी ना आ जाए, अपनी जजमेंट रिलीज करा दें। और इससे ही देखें इख्तलाफ जो कहते हैं ना जजेस के इख्तलाफ, वहाँ से बातें होती हैं ना। पहले आपने कहा जी जब डिसेंटिंग जजेस अगर बैठे हैं रिव्यू में तो चुप करके बैठे हैं, बातें ना करें, ये ना करें, फिर उस पर भी कई बार, अच्छा फिर उसके बाद आपने ये पूरी पटारी खोल लेगा। फिर मतलब वो ये बात वही आ रही है ना, इख्तलाफात की बातें इनको ख़त्म, वो तो है, वो तो तकसीम तो है, लेकिन नजर आती है। कहीं जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने किसी को कहा है कि हमने जल्दी जजमेंट भी देनी है। मेरे ख्याल में वो लिख रहे हैं इन दिनों, कराची में शायद है वो, और वो लिख रहे हैं। तो यूं सब बात यह है कि क्यूरेटिव का मामला सीरियस है, इस पे सीरियस नहीं, देखें आपका सारा जूरिस्प्रूडेंस जो है ना तब्दील होके आएगा, मतलब वो कैसे पॉसिबल नहीं है। नहीं, साथ वो साथ ये भी कह रहे हैं कयूम ना, साहब एक और बात बताएं, आप एक को तो क्यूरेटिव जजमेंट के रिव्यू का आप दे देंगे राइट, तो दूसरे जो आम लिटिगेंट है उसका क्या राइट नहीं है? फिर तरीन साहब का राइट नहीं है? नासिर साहब अली- अगर पहले अली जफर के केस ओ भाई अगर पहले क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन को करनी है तो वो देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट बरी कर रही है तो बंदे फाइल लग गए सन। बिल्कुल, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये एक मतलब ये भुट्टो का केस क्यों नहीं पहले खोल दिया? अब वो पड़ा 186 का, अभी पता तक नहीं पड़ा हुआ है। वो पड़ा ही रहा है। अनहर्ड ऑफ ये जुरिसडिक्शन है, ये पहले कभी नहीं हुई। इंडिया में हुआ था लेकिन वो उन्होंने उसको किसी को रिलीफ देने के लिए हुआ था क्योंकि उसके साथ ज्यादती हो गई थी, एक लिटिगेंट के साथ ज्यादती हो गई थी, तो उसको उन्होंने रिलीफ देने के लिए फिर ये क्रिएट किया था। और यहाँ पे हुकूमत के साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई। हुकूमत के साथ कब ज्यादती? लेकिन जो भी होगा, अगर क्यूरेटिव रिव्यू होगी, परसेप्शन यही होगी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये परसेप्शन बड़ा मैटर कर रही है, और उसमें यही होगा कि अगर ये सारा समा क्यूरेटिव रिव्यू के लिए है तो फिर मेरा ख्याल है ओवरऑल पहले ही अच्छा, प्लाटो कल- के मामले में कल judiciary पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बातें, और अगर क्यूरेटिव रिव्यू भी कर दी तो मेरा ख्याल है और भी, क्योंकि ये आप देखें वो मामला तो पीछे ये जो 3-3 प्लाट वाला मामला है, ये ज़्यादा इखलाकी लिहाज से ये ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको लीगल, लोग कह रहे हैं कि जी मिसकंडक्ट, मैं कहता हूँ ये इखलाकी है, इसको लीगल साइड, क्योंकि इसमें बंदयाल साहब ने उन जजमेंट में कहा था ना कि स्टैंडर्ड अबव होने चाहिए जजेस को, तो उन जजेस को उन बेंचेस में भी नहीं बैठना चाहिए। उमर जब साहब बंदयाल साहब को चाहिए कि सबसे पहले स्टैंडर्ड अबव द बोर्ड करने के लिए अपने एसेट्स और उनकी डिटेल्स जो है वो जारी कर दें,
क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कानून अखलाकी तौर पे अगर आप कह सकते हैं कि अगर सियासतदानों को कहा जाता है और उनको इकामा पे अगर एक लोअर जुडिशरी के एसेट्स जो हैं वो आपको हर उसके बाद वुमेन एक्शन फोरम ने जो डिमांड की थी ना, आपको याद होगा, वो उन्होंने सबकी मांगी थी, उसमें सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ही दिए, बाकी उन्होंने नहीं दिए। दूसरे कोर्ट उसके बाद भी हुआ था और हाई कोर्ट के जजेस ने तो दे दिए थे इंफॉर्मेशन कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ये कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मांगने वाले? सुप्रीम कोर्ट ने एजी ऑफिस को कहा कि आप चैलेंज करें, वो रजिस्ट्रार का एक नोटिस आया। तो देखें ये जो ट्रांसपेरेंसी वही बात है ना, फिर आप एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को नहीं कह सकते कि आप जब आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड ऊपर नहीं करेंगे। और ये बात जो है ना, ये 3-3 प्लाट वाली, ये बड़ा मामला है कि आप एक एम्प्लॉइज़ के सोसाइटी है उसमें आप कैसे आप ये नहीं ये अपने आप को कर रहे हैं इंडक्ट। और दूसरा अब जो अभी बात रहे हैं जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने इतना बड़ा नोट लिखा कि ये किसी तरह भी हमें जस्टिफिकेशन हमारी नहीं बनती कि हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बने और इस तरह प्लाट लें। तो ये हद बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जज साहब तो नहीं रहेंगे ना, ज़ाहिर है उन्होंने भेज देना है, मतलब ये एक अच्छा इमेज नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है। और वो इसमें जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि जब तक वो थे 2010 तक चीफ जस्टिस थे, उस वक्त तक कोई जज भी जो है वो उसका मेंबर नहीं था और उसका ऑफिस वगैरह भी शायद वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से कहीं और कहा गया था कि भी आप यहाँ पे लेके जाएं। तो बहरहाल जी बात वही है कि अगर आप खुद गुड़ खाना नहीं छोड़ेंगे तो आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि वो गुड़ ना खाए। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। और हाँ, कल 9 सितंबर को वकला का भरपूर एहतजाज होगा। देखते हैं कल शराय दस्तूर पे किस किस्म के मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।